हमको 70 लाख सौर ऊर्जा लैंप योजना के तहत 42 लाख लाइटें बनाने का काम मिला। वो सबसे बड़ा काम था जिसे प्रति महिला ने 15 से 20 हज़ार रुपये तक कमाया। मुझे जब महिलाएं सशक्त नहीं होगी, पावरफुल नहीं होगी, तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगी, अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाएगी। साथियों नमस्कार, मैं हूं स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और मैं अलीगढ़ के आगरा रोड के गांव मईनाथ से हूं और मेरे बीच में प्रमुख समाजसेवी हैं आप तनुजा देशराजन जी। मूल रूप से महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और अलीगढ़ में आकर यहाँ पर महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत से काम कर रही हैं ना। जो महिला सशक्तिकरण की जो बात है वो गांव में जाकर पगडंडियों पर चलकर ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिया, 20,000 रुपये माह कमाने का मौका दिया। वहीं दूसरी ओर कोरोना के वक्त इन्होंने लगभग 72,000 मास्क बनाकर शहरवासियों को कोरोना से बचने में विशेष भूमिका निभाई। अपने स्कूल ड्रेस में भी जनपद के जो सरकारी स्कूल थे उन सरकारी विद्यालयों में स्वतः रोजगार योजना के अंतर्गत बनाकर स्कूली छात्रों को प्रदान कराई। हमारे बीच में हैं श्रीमती देशराजन जी। मेरा गांव मईनाथ, ब्लॉक लोधा। मैं अलीगढ़ की निवासी हूँ। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आपके बीच में आके मैं अपने बारे में या अपने कार्य के बारे में बताना चाहूँगी। पहला सवाल मेरा, आप कहाँ की मूल निवासी हैं? जैसा कि हमें पता है महाराष्ट्र की रहने वाली हैं आप, तो महाराष्ट्र से क्वालिफिकेशन के बाद अलीगढ़ तक का सफ़र कैसे तय किया आपने? मेरा जन्म नागपुर ज़िले, महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले के एक छोटे से कस्बे काटोल में हुआ, जहाँ मैंने अपने 12वीं तक का एजुकेशन प्राप्त किया। उसके बाद में जैसे कि 18 साल की उम्र होने के बाद में मेरा विवाह उत्तर प्रदेश के मईनाथ गांव में हुआ। ये बड़ी रोचक बात है। महाराष्ट्र से दिल्ली जाना चाहिए था आपको, आप अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में कैसे फंस गए? सच तो एक सपना था कि गली से जाने के बजाय छलांग मारूं तो दिल्ली चली जाऊंगी। मेरा परिवार एक राजनीतिक और समाज सेवी परिवार है। मैं तब भी राजनीति में रुचि रखती थी और मेरे जो ससुर जी है वो पूरे राष्ट्रीय लेवल के महासचिव थे। तो सामाजिक स्तर पे मैंने सोचा कि थोड़ा एक राजनीतिक लालच थी, जिसके अंतर्गत मेरा ये विवाह मईनाथ में हुआ। मैडम सुना है मैंने, जब आपका विवाह हो रहा था तो आदरणीय मंत्री नितिन गडकरी जी 1.5 घंटे तक आपके कार्यक्रम में रहे थे। क्या वाकया है वो? क्या कहानी थी? जी, एक्चुअल में जब मेरा विवाह हुआ, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला अध्यक्ष थी और उस समय नितिन तो जी कह का सकते हैं कांग्रेस में 20 साल पहले ही सेंध लगा दी थी आपने। और उसके बाद में मेरा जहाँ विवाह हुआ तो वो परिवार कांग्रेस ही मुझे मिला और उस तरह से मेरा राजनीतिक रूपांतर हुआ। मैं काफ़ी उसमें एक्टिव थी। उनके साले और मैं जो थे, हम लोग काफ़ी उनका पहला चुनाव हमने लड़ाया और हमने उनको विजयी बनाया। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात थी। उसके बाद में वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने और मैं यहाँ पर आके अपनी कांग्रेस के पार्टी में मैं जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस बनी रही। बहुत बढ़िया। ये तो आपने बताया महाराष्ट्र से अलीगढ़ के बीच का सफ़र। ठीक है, आप अलीगढ़ में आई, एक नामचीन परिवार में थी आप और सरकार भी आप ही लोगों की चल रही थी। मैडम, महिला सशक्तिकरण के लिए कैसे विचार, आपके भाव बने कि मैं महिलाओं की, गरीब, असहाय, अशिक्षित ग्रामीण महिलाओं के लिए काम करूं? ये मन में कैसे आया? आप दिल्ली भी जा सकती थी, किसी बड़े पद पर भी बैठ सकती थी, आपका इतना अप्रोच है, तो ग्रामीण अंचल में ही सेवा करने का भाव कैसे मन में बना? एक्चुअल में जब यहाँ शादी होकर आई तो मैंने देखा कि जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का ज़मीन और आसमान बराबर है। यहाँ की ग्रामीण महिलाएं बहुत ज़्यादा ही पीछे है। कहने का मतलब आज भी घूंघट में ही हैं, पढ़ाई लिखाई में पीछे, रोज़गार तो बहुत दूर की बात रही। उन्हीं दौरान जब मैंने महिला सशक्तिकरण की बात के बारे में जब आप पूछ रहे हैं, तो जब महिलाएँ सशक्त नहीं होगी, पावरफुल नहीं होगी, तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगी, अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाएगी। तो ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा था कि हमारे हर महिलाओं के हाथ में काम हो। काम होगा, पैसा होगा तो स्व इच्छा से वो खर्च करेंगे और अपने परिवार को आगे बढ़ाएगी। उन्हीं दरमियान मुझे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रोग्राम हमारे अलीगढ़ ज़िले में चला और हमने यहाँ पर करीबन 20 समूह बनाए। यहाँ पे हमारा ग्राम संगठन बना। हर एक समूह को 1,10,000 रुपये मिला। तो एक लोन के रूप में जो हमको पैसा मिला था, उससे कई महिलाओं ने भैंस खरीदा, किसी ने राशन की दुकान, दूध डेयरी और तमाम योजनाओं के काम शुरू करे। साथ ही साथ
साथ हमको 70 लाख सौर ऊर्जा लैंप योजना के तहत 42 लाख लाइटें बनाने का काम मिला। वो सबसे बड़ा काम था जिसे प्रति महिला ने 15 से 20 हज़ार रुपये तक कमाया। मुझे अच्छे से याद है कि 3 से 4 लाख प्रति महीना हम महिलाओं की तनख्वाह निकालते थे, और वो महिलाएं जिन्होंने कभी भी बहुत बड़ा सपना नहीं देखा हो और जो हाथ में भैंस का चारा गोदना ये काम करने वाली महिलाओं ने टूल्स पकड़कर उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से सोलर लैंपें बनाई, डिस्ट्रीब्यूट करी। साथ ही हमने महिलाओं के साथ में मिल के सिलाई के कपड़े बनाने का काम किया। हमने सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म बना कर दिए, जिससे सरकार की तरह हमसे 80 रुपये की सिलाई का प्रावधान मिला। और कोरोना काल में जहाँ सारी दुनिया बंद पड़ी थी, वहाँ हमारे गांव की महिलाओं ने मास्क बनाई। हमें विकास भवन की तरफ से काम मिला था। उस समय जो हमारे डीएम थे, हमारे जो कमिश्नर थे, मैं उन सबका धन्यवाद भी कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमें इस योग्य समझा और हमें बड़े बड़े तादाद में काम देते गए और हम लगातार काम करते रहे। हमें खाद्य विकास प्रसंस्करण की तरफ से हमें ट्रेनिंग दी, अचार बनाना, पापड़ बनाना, तो लगातार हमें काम मिलता गया और हमने उसके काम को रुचि के साथ किया। 200-220 महिलाओं की हमारे पास टीम थी और पूरे विश्वास के साथ ईमानदारी का काम था, तो हमने पैसा भी बहुत अच्छी तरह से कमाया। तो ये 220 महिलाएं मैडम पूरे तरीके से ग्रामीण क्षेत्र की थी? जी, ये सब हमारे ही गांव की महिला हैं। 220? जी बिल्कुल। कमाल कर दिया, आप तो लीडर हैं एक तरीके से। जी धन्यवाद। कमाल तो सब काम ने किया है सर। तो मैडम आपने देखा बड़ी नज़दीकी से 220 महिलाओं को रोजगार दिया, तो जब आप रोजगार देती थी और वो चेक अपने घर ले जाती थी 20,000 रुपये महीने का, तो उनके चेहरे के जो भाव थे वो क्या कहते थे आपसे? बड़ा सुखद अनुभव था वो, क्योंकि वो चेक शायद उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार पकड़ा होगा। 10, 20, 50 रुपया कहीं से 100, 200 मिल जाते हैं विदा में, तो वो आनंद उनका था। लेकिन इस बार उनके मेहनत की कमाई का चेक था और वो उनके खाते में पैसा जाता था। और उन्होंने किसी ने स्कूटी खरीदी, किसी ने भैंस खरीदी, किसी ने अपने घर में छप्पर डाला। हर महिला ने उससे कुछ न, किसी ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए बाहर भेजा। तो वो अनुभव कहना बहुत मुश्किल है। बहुत ही सुखद अनुभव था कि महिलाओं के हाथ में खुद का काम और खुद का पैसा था। तो महाराष्ट्र से आने के बाद उत्तर प्रदेश की महिलाओं का विकास में जुटी हुई हैं आप, ये दौर कब तक चलेगा? जी, हम तो ये चाहते कि हमें सामाजिक भी काम मिलते रहे, राजनीतिक भी मिलते रहें, क्योंकि बिना राजनीतिक भी हम अपने बात को रखने का हमें मौका नहीं मिलेगा। और ये काम तब तक चलते रहेगा जब तक महिला सशक्तिकरण शब्द चलते रहेगा। नहीं, सरकार इस पे महिला सशक्तिकरण पर बहुत जोर दे रही है। गली मोहल्ले से लेकर पार्लियामेंट तक और सरकारी संस्थाओं में आधी आबादी के तौर पर आप अपना प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अभी महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कमी रह गई है जो पूरी होनी चाहिए? जी, हमें लगता है कि अब राजनीतिक भी हिस्सा महिलाओं को मिलते रहना चाहिए। जो हमारी महिलाएँ खाली टूल्स पकड़ रही हैं, भैंसों को चला रही है, संभाल रही है, घर चला रही है, अगर इनके लिए अगर आरक्षण होता है और ये महिलाएँ फिर चुनाव में भी लड़ती है, तो ये खाली गाँव तक या किसी नगर पंचायत तक नहीं, हम तो चाहते संसद के हर सीट पे ग्रामीण महिलाएँ जाके बैठे, तो हम समझेंगे सशक्तिकरण हो गया। कमाल कर दिया, मतलब पुरुषों का सुफड़ा साफ करना चाहती हैं। जी, साथ लेकर चलना चाहते हैं। राकेश देशराजन जी को साथ तो लेकर चल रही हैं। इसमें मैडम महाराष्ट्र से जब आप अलीगढ़ आईं, तो परिवेश बिल्कुल जैसा कि आपने बताया ज़मीन और आसमान का था, तो कुछ रुसवाइयाँ भी सामने फेस की होंगी? जी, कल्चर की सबसे ज़्यादा, क्योंकि समाज में जब हम रहते हैं तो उनके नियमों को पालना बहुत ज़रूरी होता है। एक परीक्षा होती है, तो शायद वो परीक्षा मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि मुझे वो सारे जंजीरें तोड़ना था। लेकिन सबसे बढ़िया बात ये रही कि मुझे अपने गाँव से बहुत सहयोग मिला। पहले तो सारे रीति रिवाजों को तोड़ते वक़्त घर वालों के सामने भी एक समस्या थी, क्योंकि ये सब चीज़ें इनके लिए बहुत नई थी। इन्होंने हिम्मत दिखाई, मैं उस पथ पर मैंने चलना शुरू किया। लेकिन मेरी सफलता तब मिली जब मैं यहाँ से नौकरी करने के लिए घर से निकलती थी, तो गाँव के बुज़ुर्ग मुझे नमस्ते बेटा कहने लगे, तो शायद मैंने समझ ली कि मुझे सफलता मिल गई। मैं पहली महिला हूँ गाँव के जिसने घूँघट खोला, मैं पहली महिला हूँ जिसने गाँव में स्कूटर या गाड़ी चलाई, और उसके बाद में आज का दौर है कि कई महिलाएँ हमारे गाँव से आगे निकली। लगभग 2 दशक के सफ़र के बारे में आप अपनी बात बता रही हैं। ऐसे इन महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में कभी भी कोई ऐसी स्थिति आई आपके सामने जो कोई समझौता करने की नौबत आई है? किसी भी रूप में समझौते हो सकते हैं। जी हाँ, ऐसा समझौता करने का समय भी आता है। जब आप पथ पर चलते हो तो कई सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, तो उसका विश्लेषण करना तो बड़ा कठिन है, लेकिन समझौते बड़े कठिन थे।
पारिवारिक भी आए कभी कभी सामने, कभी सामाजिक भी आए, कभी शैक्षणिक ही आए कि बच्चों की शिक्षा का सबसे बड़ी बात कि अगर मैं गांव में रहती हूँ तो मेरे बच्चों की शिक्षा कैसे होगी, ये किस माहौल में जिएंगे। फिर मैंने सोचा कि मेरा बेटा जिस लोगों के बीच में खेलता है, जिन बच्चों के बीच में खेलता है, क्यों ना हम उन बच्चों को ही शिक्षित कर दें। वो समस्या जड़ से ख़त्म करने के लिए फिर मैंने महिलाओं के साथ में बच्चों पे काम शुरू किया और आज यहाँ पर वो बच्चे मैं पढ़ा रही हूँ जिनके पिताजी भी मैंने पढ़ाए थे। बहुत अच्छी बात है। और आज मेरे पास 160 बच्चे हैं छोटे, और बड़े बच्चे जो है वो नवोदय IIT तक पहुंच गए, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग कर रहे हैं। उन्होंने NTT करा, B.Ed किया, तो ये मेरे लिए शायद मेरी काम की सफलता मुझे मिल गई। मैम, जब हम रास्ते में दौड़ते हैं ना, तो रोड पर पड़े कंकड़, कुछ कील कांटे, समाज में नेगेटिविटी वाले लोग हमको ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं, हमको किसी ना किसी रूप में डाउन करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ ऐसे भी लोगों से पाला पड़ा आपको? बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये सारी नकारात्मक चीज़ें आती है, पर ये कहते हैं कि हम फूले फूले चुन लिए, हम पॉजिटिव इकट्ठे कर लो। अगर हम नेगेटिव की तरफ ध्यान ही ना दें तो कभी का कुछ समय बाद अंतराल ऐसा आता है कि वो लोग भी कहने लग जाते कि चलो जो हो रहा है ठीक हो रहा है। और आज तो ये है कि जो नकारात्मक दृष्टिकोण रखा करते थे आज वो हमारे साथ में आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें तो एक बहुत सामान्य है। अगर महिलाओं के लिए आगे बढ़ना है तो उसे अपना परिवार, अपने समाज से पहले लड़ाई लड़नी पड़ती है, उसके बाद में आपको एक दूसरी लड़ाई का सामना करना पड़ता है। मुझे लग रहा है इसीलिए घरेलू हिंसा ज़्यादा हो रही है आजकल। जी, हिंसा तो आजकल ये तो नहीं कह सकते, कहीं-कहीं इसमें महिलाओं की भी साक्षरता की कमी है, सामंजस्य बैठने की भी कमी। मैं पूरी की पूरी ये नहीं कहती कि सारा के सारा दोष परिवार पे, लेकिन अगर महिला पढ़ेगी तो ज़रूर बढ़ेगी। वो समझेगी कि ये हिंसा है, नहीं है, या इसमें कितना प्रतिशत उसका भागीदारी है, और वो हिंसा बर्दाश्त भी क्यों करे। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उस रास्ते से उसको बताना चाहिए कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, उसको आवाज़ उठानी चाहिए। और खुद आवाज़ नहीं उठा सकती तो कई सारे संगठन है, कई सारा ऐसा विभाग है जो उसकी मदद करता है। तो सबसे मैं चाहती हूँ कि महिला खुद होके उस चीज़ को सहन ना करे। अगर वो खुद सहन करेगी तो सारी ज़िंदगी सहन करती रह जाएगी, लेकिन अगर वो खुद एक कदम डाले तो सही। अगर वो एक कदम डालेगी तो कारवां बनते चला जाएगा, हज़ारों महिलाएं साथ जुड़ जाएगी और हिंसा ये शब्द हमारे जीवन से हट सकता है, बशर्ते महिला चाहे तो। अब बातें तो मैडम बहुत अच्छी कर रही हैं। जी, शुक्रिया। लगता है मैं आपसे बहुत सी बातें करता रहूं, लेकिन समय का भी हमें ख्याल रखना है। अगर महिला होती है तो हम छोड़ेंगे नहीं। और मैं भी, और भी चाहे SC ST आती है, जनरल में महिलाएं आती है, तो हमारी जो पूरी की पूरी टीम है, तो जब तक हम राजनीति में नहीं जाएंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जिस तरह हम महिलाएं अगर घर अच्छे से संभाल सकती है तो हम देश भी संभाल सकती है, क्या हम गाँव भी बात है, संभाल वाह! सकती है। इंदिरा गांधी जी ने बता दिया था संभाल कर। आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी ने भी प्रूफ कर दिया है कि बिल्कुल, महिला बिल्कुल। संभाल रही हैं देश को। तो अगर पंचायत का निकाय चुनाव हमारे सामने आ रहा है तो ये पहली बार नगर पंचायत बन रहा है। जो भी हमारा नगर पंचायत का अध्यक्ष हो, सबसे बड़ी बात वो शिक्षित हो, क्योंकि आपकी नींव रखी जाएगी। अगर इस नींव रखने में अगर आपकी गड़बड़ी हो गई तो इसका परिणाम आपको कई सालों तक भुगतना पड़ेगा। जो योजनाएं आएगी तत्कालीन, वो एक बार बन गई तो उसको मॉडिफिकेशन करने में बहुत समय अंतराल लगेगा, लेकिन पहली बार आपने अगर अच्छे से नींव रख दी तो उस पे पेड़ उगाना या उस पे ज़मीन बनाना, आपको उसे मकान बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो आप कोई भी व्यक्ति हो, आप किसी बाहर के व्यक्ति को एंट्री ना दें। जो भी हो वो समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, आपकी आवाज़ उठाने वाला हो, ताकि वो आपका नेतृत्व कर सके। किसी कठपुतली या किसी ऐसे मूर्ति को लाके मत बैठाइएगा आपकी जो किसी के इशारे पे चले। वो जब वो खुद ही स्वयं काम करने वाला नहीं होगा, वो रिमोट कंट्रोल की बटन की तरह चलेगा तो आपकी आवाज़ कैसे उठा लेगा। तो हम चाहेंगे एक सशक्त व्यक्ति हो, जो भी चुनाव लड़े वो एक सशक्त जिम्मेदार हो। तो मैडम, देखने को मिलता है, अभी आपने खुद कहा कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। महिलाएं बहुत सी आगे आ रही हैं, लेकिन वो महज रबड़ स्टंप की तरह रहती हैं। या तो वो किसी के घर में सफाई कर्मी रहती हैं, या किसी के खेत में खुरपी चलाने वाली रहती हैं, या फिर किसी बड़े जमींदार के पशुओं को चराने वाली महिला रहती हैं। वो सशक्तिकरण के नाम पर आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन इसमें कौन जिम्मेदार है? इसमें कहीं ना कहीं हमारे समाज की कुछ कमियां हैं कि हम लोग पेपर पे बहुत सारा काम करते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। अब प्रौढ़ शिक्षा के नाम पे बहुत बड़ा काम हो रहा है। अगर ये प्रैक्टिकल हो तो घर में महिला साक्षर काम करना ये अलग बात है, काम करना हमारा अधिकार है। हम कितने भी बड़े व्यक्ति हो जाए तो भी हमें चूल्हा जलाना है, ये नहीं, हमारा नहीं, अधिकार वो है। चूल्हा जला रही हैं आप, लेकिन खुरपी चलाकर किसी के कहने पर इलेक्शन जीतकर सीट पर बैठ रही हैं, अशिक्षित होकर।
तो रबर स्टंप की तरह यूज हो रही हैं महिलाएं, तो उनके लिए क्या मैसेज दे रही हैं? मैं उन्हें ये कहूँगी, पहले तो आप अपने हक के प्रति जागरूक होइए, आप रबर स्टैंप मत बनिए, क्योंकि आपसे अनचाहे कितने सारे गलत काम आपके निर्देश के बगैर आपके समझ में आ भी नहीं रहे और आपके नाम पर हो रहे हैं, उसका धब्बा आपके जीवन पे सदैव लगा रहेगा। आप किसी का रबर स्टैंप मत बनिए। अगर आप में काबिलियत है तो आप आगे आइए। आप किसी केवल ओहदे के नाम पे मत आइए, किसी पद के नाम पे मत आइए। आप में अगर काबिलियत है तो आप कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप पूरे अपने सराउंडिंग का, वातावरण का, बच्चों का, युवाओं का, बुजुर्गों का भविष्य लेकर आप प्रतिनिधित्व करेंगी। तो किसी का रबर स्टैंप मत बनिए, ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है। तो साथियों, ये थी हमारे पास साथ में डॉक्टर तनुजा देसराजन जी, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण पर तो काम किया ही है बहुत सा, और महिलाओं में एक क्रांति भी पैदा करने का काम कर रही हैं। इसी आशा उम्मीद के साथ लेता हूँ आपसे विदा कि बहुत जल्दी मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।